अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। साउथ अफ्रीका के हाथों पाकिस्तान को जो सेकंड टेस्ट मैच में शर्मनाक डिफीट हुई और जिस तरीके से दोनों कैप्टन जब ट्रॉफ़ी शेयर कर रहे थे और हमारे जो कैप्टन है शान मसूद साहब बड़े कंफर्टेबल लग रहे थे, हालांकि उनको लगना नहीं चाहिए था क्योंकि ये सीरीज़ हमारी बनती थी। हम अपने घर पर खेल रहे थे और दोनों टेस्ट में हमने टॉस भी जीता था और अपनी गलतियों की वजह से जो है हमें ये दिन देखना पड़ा कि सीरीज़ लेवल हो गई। अब पाकिस्तान ने अपना T20 और ओडीआई का जो है स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है। तो मैं दोनों आपके सामने रखता हूं। जो T20 का स्क्वाड है उसमें जो है वो बाबर आजम के फ़ैन के लिए खुशखबरी ये है कि उन्होंने कम बैक कर लिया है T20 में। अब देखना ये है कि वो इतना जो ज़ोर लगाया है उनके फैंस ने और हम सब ने मिलकर के उनको मौका मिलना चाहिए, वो इस चीज़ को कहाँ तक अवेल करते हैं। आज जब टेस्ट क्लोज हुआ उस टेस्ट मैच में उन्होंने काफ़ी अरसे के बाद 50 तो बनाई है और इस जो भी सीरीज़ थी टेस्ट सीरीज़ में कोई खातिर खा तो नहीं रन कर सके वो, लेकिन टच में लग रहे थे, शॉट्स अच्छी खेल रहे थे। अब देखना ही है वो T20 फॉर्मेट में अपने आप को कैसे लेकर चलते हैं। तो एक नज़र डाल लेते हैं जो T20 पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया है, क्योंकि उसमें कुछ अच्छे डिसीजन है, कुछ बुरे डिसीजन है, तो दोनों को देख लेते हैं वन बाय वन। अगर आप देखें पाकिस्तान के जो कैप्टन है वो सलमान अली आगा को बरकरार रखा गया है, जैसा कि कहा जा रहा था कि उनको ही बरकरार रखा जाएगा क्योंकि पाकिस्तान कॉन्टीन्यूटी चाहता है। एक ही जगह पर हम एक बात करते हैं, दूसरी जगह पर हम दूसरी बात करते हैं। ओडीआई में हमें कंटिन्यूटी नहीं चाहिए, T20 में कंटिन्यूटी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें सलमान अली आगा चाहिए, इसलिए लिहाजा वो चलता रहेगा। और ओडीआई में क्योंकि रिजवान नहीं चाहिए एज अ कैप्टन, तो वो रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह शहीनशाह अफरीदी आ जाएगा। मतलब अपनी बात की हम मुसलसल कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं। ओपनिंग स्लॉट के लिए T20 में साहिबजादा फरहान है और साइम अयूब है। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि मैं आपके सामने पूरा स्क्वाड रखूंगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है कि यानी कि एक मेन प्लेयर जो है उसको इसका हिस्सा नहीं बनाया गया। आप खुद देख लीजिएगा, लास्ट में उस पर बात करते हैं। अगर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैटर्स की बात की जाए तो उसमें बाबर आजम है, हसन नवाज है, अब्दुल समद को लिया गया है। अच्छा, इसी तरीके से अगर बात कीजिए, ज़ाहिर है कैप्टन मैंने पहले आपके साथ शेयर कर दिया। विकेट कीपर के तौर पर जो है वो उस्मान खान को लिया गया है। स्पिनर में मोहम्मद नवाज है और अबरार है। और पाकिस्तान की अगर फास्ट बॉलिंग की बात की जाए तो उसमें शहीनशाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, वसीम जूनियर है, सलमान मिर्ज़ा है। और ऑलराउंडर के तौर पर जो है वो फ़हीम अशरफ को लिया गया है और उस्मान तारिक हैं। ये पाकिस्तान ने T20 का स्क्वाड अनाउंस किया। तो आप भी सुनकर ये सोच रहे होंगे कि इस पूरे स्क्वाड में जो फ़खर जमान है वो कहाँ है। तो आप इससे परेशान ना, उनको रिज़र्व के तौर पर रखा गया है, फ़खर जमान को और हारिस रऊफ़ को। मुझे नहीं समझ आती कि हारिस रऊफ़ को क्यों रखा गया है। मतलब एक लड़का मुसलसल क्रूशल मैचेस में आपको डाउन करता है, आपने उसे फिर रिजर्व में रखा हुआ है। और फ़खर जमान को जब वो अगर फिट है तो फिर उनको रिजर्व में क्यों रखा हुआ है। फिट में इसलिए कह रहा हूँ कि ओडीआई में उनको सेलेक्ट किया हुआ है, तो मतलब ओडीआई के लिए वो या तो फिर अवेलेबल नहीं होंगे। रीज़न अब उन्होंने पता नहीं क्या दिया, मेरे सामने ऐसी कोई रीज़न आई नहीं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से उनको जो है वो नहीं सेलेक्ट किया गया। अच्छा, अगर ओडीआई पर नज़र डाल लीजिए तो ओडीआई में जो है वो मेजर चेंज तो ये है कि शहीनशाह अफरीदी को कैप्टनसी दी गई है और विकेट कीपर जो है वो मोहम्मद रिजवान बरकरार रहेंगे, लेकिन उनके साथ सेकंड विकेट कीपर जो है वसीबुल्लाह है। आप देखें T20 में हमें जो है वो सेकंड विकेट कीपर नहीं चाहिए। मोहम्मद हारिस की जगह जो है वो उस्मान खान को लिया गया और एक ही वो विकेट कीपर है, क्योंकि T20 में हम समझते हैं एक विकेट कीपर से काम चल जाएगा। ओडीआई के लिए हमने जो है वो दो रखे हुए हैं, यानी कि उसके लिए सीबुल्ला भी लिया और मोहम्मद रिजवान को भी लिया है। और मिडिल ऑर्डर बैटर्स में अगर बात करें तो उसमें यानी कि ओपनिंग स्लॉट पर अगर ओडीआई में देखें तो साइम अयूब और फ़खर जमान है। वनडे के लिए फ़खर जमान अवेलेबल है लेकिन T20 के लिए नहीं है। और मिडिल ऑर्डर बैटर्स की अगर बात की जाए तो उसमें बाबर आजम है, सलमान अली आगा है, हसन नवाज है, हुसैन तल्लत है। ऑलराउंडर में मोहम्मद नवाज है और फ़हीम अशरफ है। आप देखें कि जिस तरीके से पाकिस्तान की जो टीम अनाउंस हुई है, अगर इसमें आप स्पिनर देखें तो अबरार हैं, फैसल अकरम जिनको पहले टेस्ट में रखा गया था फिर ड्रॉप कर दिया गया था वो है। इसके अलावा फास्ट बॉलिंग में आपके पास हारिस रऊफ़ है, नसीम शाह है, वसीम जूनियर है। तो मतलब फास्ट बॉलिंग पर ज़्यादा रिलाई किया गया है। स्पिनर दो रखे गए हैं, वो शायद साइम अयूब भी पार्ट है उसलिए और सलमान अली आगा भी, तो उनको रखा गया है। मैं समझता हूँ साइम अयूब को टेस्ट का हिस्सा होना चाहिए था ताकि पता चलता कि वो अपनी फॉर्म वापस ला पा रहे हैं कि नहीं। अभी जिस फॉर्मेट में वो पुअर परफॉर्म कर रहे हैं फिर उनको सेलेक्ट करना मेरी समझ से बाहर बात है। अब देखते हैं कि क्या वो करते हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट ही सबसे इजी फॉर्मेट लगता था कि शायद आप जीत पाए, और जैसे पहला टेस्ट जीत लिया था फिर टॉस जीत लिया था। ओडीआई और T20 मैं समझता हूँ बहुत डिफ़िकल्टी होगी, वो जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ओडीआई के भी और T20 के भी उनके पास बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। और सबसे बड़ी बात मैं जो साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम में भी देखी और ओडीआई में भी देख रहे हैं वो ये है कि यूनिटी से लड़के खेल रहे हैं।
मुल्क के लिए खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बस देखना ये है कि T20 में जैसे बाबर आजम को मौका मिला है तो अब वो इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं कि नहीं। और इसी तरीके से मैं देखना चाहूँगा कि रिजवान ज़ाहिर है ओडीआई में परफॉर्म करते हैं कि नहीं। अगर वो परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपको उसको मौका देना पड़ेगा T20 में। आप उसकी जगह उस्मान खान और इसी तरह मोहम्मद हारिस को बार बार नहीं खिला सकते, इसलिए कि ये दोनों प्लेयर कई दफ़ा टेस्ट हुए हैं और हर दफ़ा ये जब खेलते हैं तो ये पुअर परफॉर्मेंस देते हैं। ये दोनों में तो इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये उसको रिप्लेस कर सकें। और इसके अलावा आपके पास कोई, मैं समझता हूँ, विकेट कीपर बैट्समैन मुझे तो नज़र नहीं आता। हसीबुल्ला खान को आप सिर्फ ओडीआई में रखते हैं, T20 में आप उसे चांस नहीं देना चाहते। तो पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें ठीक है, यानी कि एक सीरीज़ में आप कुछ लड़कों को बाहर बिठा देते हैं, अगली सीरीज़ में उनको वापस ले लेते हैं। अब अगर देखें तो अब्बास अफरीदी मुझे नहीं समझ लगी कि वो क्यों आउट है। नसीम शाह को आपने पीछे बाहर किया था इसलिए कि वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। अब वापस लिया है तो सिर्फ इसलिए कि दूसरे बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। नसीम शाह वहीं खड़े हैं जहां वो खड़े थे। तो मतलब जब आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये होगा कि एक सीरीज़ में एक को टेस्ट कर लिया, दूसरे में दूसरे को टेस्ट कर लें, और भाई ये लड़के डोमेस्टिक में जाएं, वहाँ खेलें, वहाँ परफॉर्म करें, फिर ये टीम का हिस्सा बने तो अच्छे लगते हैं। लेकिन वहाँ पर ये जाते नहीं हैं, एक सीरीज़ में मार खाकर उन्हें बस सदा के तौर पर बाहर कर देते हैं, अगली सीरीज़ में फिर आप उठा के डाल लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो आज का टेस्ट था वो भी बड़ा डिसअपॉइंटिंग एंड हुआ। अब जिस तरीके का स्क्वाड आया है इसमें अगर शहनशाह अफरीदी को आपने कप्तान बना ही दिया, तो अगर जैसे आप कह रहे हैं कि भाई हम कॉन्टीन्यूटी पे बिलीव करते हैं, तो फिर जिस तरीके से सलमान अली आगा की कॉन्टीन्यूटी रखी जा रही है ना, तो 2027 तक भी शहनशाह अफरीदी को कप्तान होना चाहिए। फिर हार जीत से कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए ज़्यादा। ऐसा ना हो कि शहनशाह अफरीदी एक दो सीरीज़ें हारे तो फिर आप पता चले उन्हें हटा के तो बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दें। तो इन्हीं हरकतों की वजह से ये जो बार बार कप्तान चेंज होने, बार बार जो है वो टीम में चेंजिंग्स करने से आज टीम यहाँ खड़ी है कि मतलब समझ ही नहीं आती कि जैसी प्रेशर आता है बिल्कुल ही कोलैप्स हो जाते हैं। कोई लड़का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है ही नहीं। तो देखते हैं व्यूवर्स क्या बनता है, पाकिस्तान ओडीआई में कैसा खेलता है, T20 में कैसा खेलता है। स्काउट तो अनाउंस हो गया है लेकिन मैं समझता हूँ टफ टाइम देगा साउथ अफ्रीका, इतना ईजी नहीं होगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।